मैडम बीकाजी गामा का जब समाचार पत्रों में प्रकाशन होता था तो उनका चित्र जॉन ऑफ ऑर्क के नाम से उनके बराबर में छापा जाता था। विदेशी समाचार पत्र उनको यह मानते थे कि फ्रांस में जैसे जो हैसियत जॉन ऑफ आर्क की है। जॉन ऑफ आर्क कौन थी? जिनको छोटी सी आयु में, जिनको लगभग 29-30 वर्ष की आयु में जिनको जीवित जला दिया गया था, जिसको फ्रांस में जैसे अपने यहाँ रानी लक्ष्मीबाई को माना जाता है, ऐसे ही उनको महान क्रांतिकारी माना जाता है। फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड का अधिकार था, फ्रांस हर युद्ध को हारता जा रहा था, फ्रांस के बड़े हिस्से पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया था, फ्रांस में कोई भी फ्रांस की आज़ादी की चीज़ें नहीं बची थी। तो ये जो जॉन ऑफ आर्क है, इसको ईश्वरीय संदेश मिलते थे। तो ये कहती थी कि मैं लड़ाई लड़ूंगी और मैं जीत दिलाकर दिखाऊंगी। तो उस समय फ्रांस की सेना जो हारी हुई थी उसका नेतृत्व करने का काम जॉन ऑफ आर्क ने किया था। तो जॉन ऑफ आर्क के बराबर में मैडम बीकाजी गामा का यूरोप के समाचार पत्रों में चित्र छापा जाता था, इतना स्थान उनका था। वो कितनी उग्र भाषा लिखती थी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि वंदे मातरम जो वो क्रांतिकारी पत्र निकालती थी, उस पत्र में जैसे एक उदाहरण में 2 पंक्तियां उसकी बताऊं तो वो हिंदुस्तान के युवाओं को आह्वान करते हुए लिखती थी कि धीरे धीरे गोली चलाना सीख लो, बम बनाना सीख लो। अब वह समय ज्यादा दूर नहीं है जब तुम्हें अपनी प्रिय हिंदुस्तानी सरजमीन के लिए अंग्रेजों को मार भगाने के लिए कहा जाएगा। मतलब वो सीधा सीधा क्रांति के लिए आह्वान कर रही हैं। उन्होंने जब मदनलाल धिंगड़ा ने करजन वायली का वध किया 5 अगस्त 1907 को, वो वीर सावरकर से मिलने के लिए लंदन आई, और जब मदनलाल धिंगड़ा ने करजन वायली का वध किया तो करजन वायली के वध पर मदनलाल धिंगड़ा की निंदा करने का काम कांग्रेस करता था। जितने गांधीवादी नेता है ये सब करते थे। मैडम बीकाजी गामा ने और वीर सावरकर ने उनके काम का समर्थन किया और मदनलाल धिंगड़ा के ऊपर मदन तलवार के नाम से उन्होंने सितंबर 1909 से समाचार पत्र निकालना शुरू किया और मदनलाल धिंगड़ा को महिमा मंडित करने के लिए उनके लिए लेख लिखे। वीर सावरकर के साथ मैडम बीकाजी गामा आपस में सहयोगी थे और उनको बेटे की तरह मानती थी। जनवरी 1910 में जब वीर सावरकर की बहुत भागदौड़ हुई, वो 1857 की क्रांति के ऊपर पुस्तक लिख रहे थे, घंटों घंटों लाइब्रेरी में इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में बैठे रहते, इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी में बैठे रहते थे। और उस समय एक मान्यता ये थी कि 1857 की क्रांति के बारे में अंग्रेज क्या कहते थे कि ये सिपाही विद्रोह था, अंग्रेज कहते थे कि ये गदर था, और उन्होंने पूरे विश्व में, पूरे देश में यही प्रसारित कर रखा था। जब लोग कहते थे कि ये गदर नहीं था, ये विद्रोह नहीं था, तो अंग्रेज कहते थे कि इसमें तो ना तो ये पूरे भारत में हुआ था, ना इसमें कोई इसका कोई परिणाम निकला, ये 1857 का एक छोटा सा सिपाही विद्रोह था। इसके जो कुछ नेता भी थे वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए विद्रोह में कूद पड़े थे। इस विद्रोह का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, इसकी कोई योजना नहीं थी, इसमें कोई संगठित रूप से योजनाबद्ध तरीके से क्रांतिकारियों ने काम नहीं किया। 1857 को मान लिया था कि यह असफल विद्रोह था और इसके लिए भविष्य से कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती और भावी पीढ़ी 1857 से कुछ सीख नहीं सकती। तो इन सारे सवालों का उत्तर देने के लिए वीर सावरकर ने अपनी जवानी लगा दी। उन्होंने लगभग 4-5 वर्षों तक लगातार शोध किया और मराठी में एक पुस्तक लिखी 1857 चे स्वातंत्र्य समर, यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसको उन्होंने 1909 में उन्होंने तैयार कर लिया। अब जब उन्होंने मराठी भाषा में इस पुस्तक को तैयार किया तो इस पुस्तक के बारे में ब्रिटिश शासन इतना हिला हुआ था कि प्रकाशित होने से पहले ही उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी। ब्रिटिश शासन इतना डरा हुआ था कि इस पुस्तक को हम छोड़ नहीं सकते। तो मैडम बीकाजी गामा का बड़ा योगदान रहा है। मैं वीर सावरकर की पुस्तक के बारे में मैं बताऊंगा। उन्होंने वीर सावरकर के साथ पिस्तौल यहां पर भेजी और अंग्रेजों में जैक्सन का वध करने का काम यहां पर हुआ। जब वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया तो मैडम बीकाजी गामा खुद फ्रांस में उस समय थी, तो ब्रिटिश दूतावास में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की गलती नहीं है, पिस्तौल भेजने का काम मैंने किया था। इतनी दिलेर महिला वो थी। तो ऐसी दिलेर महिला, ऐसी साहसी महिला मैडम बीकाजी गामा को हम शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर।